नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक सबसे लंबे, सबसे उलझे हुए संघर्ष की, बस्तर का नक्सल माओवादी विद्रोह। ये एक ऐसी कहानी है ना, जो राजनीति, मजबूरी और जंगल के अपने कानूनों के बीच कहीं फंसकर रह गई है। माओवाद का पैदा होना एक प्रताड़ना है, लेकिन इसका पलना और मारा जाना सिर्फ पॉलिटिक्स है। ये शब्द है पत्रकार विकास तिवारी के, और सच कहूं तो ये एक लाइन ना बस्तर में पिछले 4 दशकों से चल रहे इस पूरे विद्रोह का मतलब पूरे संघर्ष का सार बता देती है। इससे ये साफ हो जाता है कि ये लड़ाई सिर्फ बंदूक और गोली की नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो इस पूरे संघर्ष को अगर समझना है तो हमें एक ऐसे शख्स की कहानी को जानना होगा जो कह सकते हैं कि इत्तेफाक से इस पूरे युद्ध का सबसे अहम गवाह, सबसे अहम क्रॉनिकलर बन गया। ये है विकास तिवारी, रानू के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये वो नाम है जो इस संघर्ष में पत्रकारिता की एक सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरा। और सबसे दिलचस्प बात, ये सब हुआ बिल्कुल अनजाने में, एक इत्तेफाक से। अब इनका पत्रकार बनने का जो सफर है ना, वो किसी सीधी सादी कहानी जैसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ट्रक ड्राइवर से लेकर पूल क्लब के मालिक तक, और फिर पत्रकार। और पत्रकार भी क्यों बने? सच तो ये है कि शुरुआत वसूली करने के लिए हुई थी। उनको लगा कि भाई ये तो 0 इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, बस एक कैमरा और माइक चाहिए। लेकिन बहुत जल्द उन्हें एक ऐसी सच्चाई का एहसास हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने देखा कि एक ऐसी जगह जहां शायद सरकार, सिस्टम, सब ने उम्मीद छोड़ दी हो, वहां के लोगों की आखिरी उम्मीद पत्रकार होते हैं। और बस इसी एहसास ने उन्हें बदल दिया। उनको समझ आया कि ये पेशा नहीं, ये तो एक तपस्या है। ये अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करनी पड़ती है। तो बस यहीं से तिवारी ने अपने काम के जरिए जो अखबारों की बड़ी बड़ी हेडलाइंस होती हैं ना, उनके पार देखना शुरू किया। उन्हें अब सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि उन खबरों के पीछे छिपे हुए इंसान दिखने लगे। और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने देखा कि ये जो माओवादी का एक लेबल लगा दिया जाता है ना, वो अक्सर अपने पीछे एक बहुत ही जटिल, एक बहुत ही दुखद इंसानी कहानी छुपा लेता है। जैसे एक 22 साल की लड़की की कहानी। सोचिए, उसे अपने परिवार को गांव से निकाले जाने से बचाने के लिए मजबूरी में संगठन में शामिल होना पड़ा, और फिर 2 साल बाद एक मुठभेड़ में वो मारी गई। अब इसे क्या कहेंगे, एक खूंखार माओवादी या एक मजबूर बेटी? तो सवाल ये उठता है कि आखिर लोग माओवादी बनते क्यों हैं? और वजह कभी भी सीधी साधी नहीं होती। देखिए, कुछ परिवारों को तो मजबूर किया जाता है कि घर से एक बच्चा संगठन को दो। कुछ युवा हैं जिन्हें बंदूक की ताकत अपनी तरफ खींचती है, एक सम्मान का प्रतीक लगती है। और हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो सच में जल जंगल जमीन की विचारधारा से जुड़कर लड़ने आते हैं, क्योंकि वहां न स्कूल है न कोई और मौके। और इस चीज को एक और एंगल से देखिए। जब कोविड महामारी आई तो उस दौरान बस्तर के इलाके में करीब 10,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। 10,000। और अंदाजा ये है कि इनमें से लगभग 10% मतलब करीब 1,000 बच्चे इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। क्यों? क्योंकि उस वक्त सुरक्षा बल अंदर के गांव तक नहीं जा पा रहे थे। मतलब एक पूरी की पूरी पीढ़ी का भविष्य दांव पर लग गया था। लेकिन हाल के कुछ सालों में इस दशकों पुराने संघर्ष का पूरा डायनामिक, पूरी तस्वीर ही नाटकीय ढंग से बदल गई। कैसे? हुआ ये कि 2024 में भारत के गृह मंत्री ने एक डेडलाइन दे दी। कहा कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद खत्म करना है। अब देखिए, पहली बार सुनने में तो ये बात मजाक जैसी लगी। मतलब 40 साल से जो चीज चल रही है वो 2 साल में कैसे खत्म होगी? लेकिन ये ऐलान एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। असल में सरकार ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। पहले क्या होता था, सुरक्षा बल की छोटी छोटी टुकड़ियां गश्त पर जाती थी और अक्सर माओवादियों के बिछाए जाल में फंस जाती थी। लेकिन अब छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए भी 1500 से ज्यादा जवान जाते हैं। मतलब पूरी तरह से ओवरवेलमिंग फोर्स। और साथ ही अंदरूनी इलाकों में कैंपों का एक ऐसा घना जाल बिछा दिया गया है कि माओवादियों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। और देखिए, सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि माओवादी लीडरशिप को भी अंदर ही अंदर ये बात पता थी। उनको ये एहसास हो चुका था कि पार्टी 2011 के बाद से लगातार कमजोर हो रही है, ढलान पर है। और इसी कमजोरी ने एक नए तरह के दखल के लिए दरवाजा खोल दिया। और बस यहीं पे एंट्री होती है विकास तिवारी की। और इस बार उनकी भूमिका सिर्फ एक पत्रकार, एक ऑब्जर्वर की नहीं थी, बल्कि वो इस खेल में एक सीधे सीधे भागीदार बन गए। हुआ ये कि जो बड़े बड़े माओवादी कमांडर थे, उन्हें समझ आ गया था कि अब खेल खत्म होने वाला है।
वो बाहर निकलने का एक सेफ रास्ता चाहते थे और उन्होंने तय किया कि वो अपने सरेंडर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी पर भरोसा करेंगे और वो थे विकास तिवारी। और ये जो सरेंडर कराने का पूरा प्रोसेस था ना, वो किसी स्पाई मूवी के स्क्रिप्ट से कम नहीं था। सब कुछ भरोसे की एक बहुत नाजुक डोर पर टिका था। सोचिए, पहले एक सरेंडर कर चुके कैडर के परिवार से एक वीडियो अपील जारी होती है, फिर उस कमांडर के लिए जंगल में एक खुफिया जगह पर एक चिट्ठी छोड़ी जाती है। इसके बाद हफ्तों, कभी कभी तो महीनों का इंतजार होता था कि कोई संपर्क करे, और जब संपर्क होता तब एक सीधा फोन लगाया जाता था सरकार के सबसे ऊंचे लेवल पर। एक मिनट, सीधा भारत के गृह मंत्री को फोन? ये क्यों जरूरी था? आखिर इतना ऊपर तक बात ले जाने की क्या जरूरत थी? देखिए, इसकी कई वजहें थीं। सबसे पहले, वो फोन कॉल सरेंडर करने वाले कैडर को एक भरोसा देता था, एक गारंटी कि उसके साथ कोई धोखा नहीं होगा। दूसरी बात, ये उसके सेफ पैसेज को पक्का करता था, मतलब रास्ते में कोई लोकल फोर्स उसे गलती से दुश्मन समझकर हमला न कर दे। और सबसे जरूरी बात, वो एक फोन कॉल खुद विकास तिवारी के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह था कि वो जंगल में जा तो रहे हैं लेकिन जिंदा वापस भी आएंगे। और ये तरीका काम कर गया। ये अभियान इतना सफल रहा कि 200 से ज्यादा कैडरों ने सरेंडर किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ये अंत एक नई तरह की शुरुआत है। सरेंडर करने वाले एक बड़े कमांडर ने कहा, हमने सिर्फ बंदूक छोड़ी है, विचारधारा नहीं। अब ये लाइन सुनिए। ये एक लाइन अपने आप में संघर्ष के एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा मुश्किल दौर की तरफ इशारा कर रही है। मतलब अब फोकस जंगल में बंदूक लेकर घूम रहे कैडर से हटकर उन लोगों पर आ गया है जिन्हें अर्बन नक्सल का नाम दिया जाता है। ये वो लोग हैं जिन पर आरोप है कि ये शहरों में बैठकर पार्टी के लिए फंड मैनेज करते थे, आइडियोलॉजी फैलाते थे। मतलब लड़ाई का जो दिमाग था वो अब निशाने पर है। तो अब लड़ाई का मैदान बदल रहा है। बंदूकें पीछे छूट रही हैं और जंग अब विचारों और राजनीति के मैदान में लड़ी जा रही है। अब यही पूर्व कैडर संवैधानिक और कानूनी तरीकों से अपने मकसद हासिल करने की बात कर रहे हैं और ये अपने आप में एक बिल्कुल नई चुनौती है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, वो मूल नारा जिसके लिए ये सारा संघर्ष शुरू हुआ था। जल, जंगल, जमीन। पानी, जंगल और जमीन पर स्थानीय लोगों के हक का सवाल। ये वो बुनियादी मुद्दा है जो आज भी इतने दशकों के बाद भी काफी हद तक अनसुलझाई है। और यहीं पर आकर ये कहानी हम एक बहुत बड़े और अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाँ, बंदूकें शायद शांत हो रही हैं, लड़ाई थोड़ी कम हो गई है, लेकिन क्या जल, जंगल, जमीन की वो असली लड़ाई, वो असली युद्ध वाकई खत्म हो गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा।